फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिसमें व्याकरण, वाक्य तथा वाक्य के प्रकार यह व्याकरण का मुद्दा देखेंगे। जिसमें वाक्य तो आप लिखते हैं, तो वाक्य किस किस प्रकार के होते हैं और उसमें क्या ध्यान रखना होता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको क्लास में करवाया था, लेकिन आज हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पूरे वीडियो में समझेंगे। तो जो भी कुछ हिस्सा रह गया होगा तो आप एक बार फिर से उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है वाक्य विचार। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द वाक्य के अंदर होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से एक के बाद और जो भी शब्द हम इकट्ठे करते हैं वो उनका जो समूह वो सार्थक होने चाहिए और उसके अंदर जो भी भाव है वो पूर्णतः व्यक्त कर रहा हो, तभी वो वाक्य श्रेष्ठ वाक्य हो सकता है और सही वाक्य हो सकता है। जैसे कि तो उदाहरण आपको दिया हुआ है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान हैं एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहे हैं। कि एक विचार बताया कि भारत की जो संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन है। तो इसमें देखिए भारत के बाद जो की शब्द है, संस्कृति शब्द है, वो एक के बाद एक सही क्रम में रखे हैं। ठीक है, तो और इस वजह से ये वाक्य सार्थक बन रहा है। तो चलिए, तो वाक्य के प्रमुख तत्व, तो उसके तत्व कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो पहला है सार्थकता। तो वाक्य बनाने में जो मुख्य तत्व होता है वो सार्थकता। सार्थकता का अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, कि जो भी शब्द इस्तेमाल करते वो उसका अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, कुछ पानी वानी पीकर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर पानी शब्द है, तो पानी का मतलब होता है जल जिसको पिया जाता है। तो लेकिन दूसरा शब्द का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी कभी कभी हम उसको अपनी भाषा में, अपने वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, मेरे सामने ज़्यादा चूँ चप्पड़ करने की कोशिश मत करना। चूँ शब्द और चप्पड़ दोनों शब्द क्या है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, चूँ एक अलग आवाज़ है, चप्पड़ तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फिर भी दोनों साथ में एक वाक्य बनता है कि मेरे सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, ये अर्थ यहाँ पर निकलता है। ठीक है, ऐसे दूसरा भी एक हो सकता है कि क्या आप चाय वाय लेंगे। तो चाय तो एक पीने का एक पदार्थ है, पेय पदार्थ है, लेकिन वाय क्या है, कुछ भी नहीं है, वो एक निरर्थक शब्द है। लेकिन जब भी हम पूछते हैं कि आप चाय वाय लेंगे या चाय वाय पीकर जाइएगा, ऐसा हम बोलते हैं, तब उसके अंदर वो निरर्थक शब्द भी वो शब्द को जो है, जो पहले वाला शब्द है वो उसको सार्थक बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है, उपयुक्त वाक्यों में पानी, वानी, चूँ चप्पड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त होते हैं। चलिए फिर देखिए योग्यता, कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है कि मैंने पानी खाया, तो पानी खाया नहीं जाता है, पिया जाता है, तो खाया शब्द जो है वो गलत है। तो वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों में इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। शब्द तो सही है, खाया का मतलब भी खाना होता है, वो भी शब्द सही है, लेकिन जो अन्य शब्द है मैंने, पानी, वो दोनों शब्द के साथ खाया शब्द युक्त उचित नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया यह वाक्य अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखता है। चलिए आकांक्षा। तो आकांक्षा से आशय है कि वाक्य में अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उनमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ की प्राप्ति जिज्ञासा न बनी रहनी चाहिए। मतलब कि जो भी है उसके अंदर जो समझने वाला व्यक्ति है उसको ना समझ में आए ऐसा वाक्य कभी होना चाहिए नहीं है। जैसे कि चाहता है, लेकिन वो क्या चाहता है, किसे चाहता है, वो कुछ भी नहीं है। पढ़ना चाहता है, तो वो क्या पढ़ना चाहता है वो भी बताया नहीं है। वह पढ़ना चाहता है, लेकिन वो क्या पढ़ना चाहता है वो कुछ भी बताया नहीं है। ठीक है, तो सामने वाला अगर वो, कैसे मैं बोलती हूँ चाहता है, लेकिन सामने के मन में वो बोलेगा क्या चाहता है, किसे चाहता है, क्या चीज़ चाहता है,
ऐसे प्रश्न उसके मन में आएंगे, तो उसकी आकांक्षा जो है वो समाप्ति होगी नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर है घ निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि क्या होना है कि जैसे कि कभी कभी कोई प्रश्न पूछते हैं तो क्या आपने खाना खाया, तो ये प्रश्न जब हम लिखते हैं तो उसके पीछे एक प्रश्नवाचक लगाते हैं। या कोई उद्गार वाक्य होता है, जैसे कि जिस वाक्य को बोलने से हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं या आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर हम उद्गार चिन्ह लगाते हैं। तो ये सारे चिन्ह भी होने चाहिए। और दूसरा कि हम ज़्यादा रुक रुक कर बोलेंगे तो भी गलत होगा, या जल्दी हमारी एक ही गाड़ी के पटरी पर, एक ही पटरी पर हमारी गाड़ी दौड़ाते रहेंगे बिना स्टेशन लिए, तो भी नहीं उचित होगा। ठीक है, फिर देखिए ड पे है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उनमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयुक्त होंगे। जैसे कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, तो ये वाक्य सही है। उसी वाक्य को दूसरे तरीके में देखिए, केवल पत्र एक है लिखा मैंने, सारे शब्द इधर उधर हो चुके हैं, तो ये दूसरा वाक्य सही नहीं है, बल्कि पहला वाक्य सही है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने में के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। जबकि दूसरे वाक्य में कोई ऐसी अभिष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा। च में है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, एक दूसरे से मेल होना, मेल खाता हुआ होना। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, तो हम शब्द जो है वो बहुवचन को दर्शाता है। खाता हूँ, तो खाता हूँ शब्द एक पुरुषवाचक शब्द दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाते हैं। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम खाना खाते हैं, अगर एक वचन को लिखेंगे तो मैं खाना खाता हूँ, या एक ऐसे वाक्य सही बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए वाक्य के घटक। तो वाक्य के घटक हैं कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य या विधेय। तो इन दोनों के बारे में समझेंगे। उद्देश्य कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार यानी विशेषण, संबंध बोधक और भाव बोधक आदि आते हैं। चलिए विधेय क्या है? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, जिसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। उदाहरण कहे जैसे कि सचिन आपके स्कूल आ रहा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए यहाँ पर कोष्ठक बताया है कि जैसे कि पहला वाक्य है सचिन। सचिन यहाँ पर कौन है? कर्ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आ रहा है, वो क्रिया कर रहा है। क्रिया का विस्तार है कुछ भी नहीं, वो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है वो नहीं बताया है। ठीक है, कर्म कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है वो बताया है, स्कूल से आ रहा है। ठीक है, ये स्कूल आ रहा है। और कर्म का विस्तार कि जो कर्म कर रहा है तो उसका विस्तारक कौन है? आपके स्कूल आ रहा है, ऐसा बताया है। फिर वहीं देखिए दूसरा वाक्य है जिसमें सारे शब्द हैं, जिसमें कर्ता कौन है? आदमी है। ठीक है, वो कैसा है? कर्ता वो कैसा है? उसकी विशेषता है कि वो बूढ़ा है। ठीक है, फिर क्रिया कौन सी कर रहा है? वो चलने की क्रिया। वो चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है? जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में और क्या खासियत है? तो वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा वाक्य देखिए, अध्यापक ने। यहाँ पर कर्ता कौन है? अध्यापक। ठीक है, तो वो अध्यापक है, हमारे हिंदी के अध्यापक है। अध्यापक तो हैं लेकिन गुजराती के हैं, हिंदी के, वो उसी विस्तार पर बता रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्रिया हो रही है सुनाने की। ठीक है, सुनाने के बारे में कुछ खासियत नहीं बताइए हमें कहानी, वो क्या कर रहे हैं? कर्म क्या है? कहानी सुनाने का कर्म। ठीक है, और वो कैसी है कहानी? तो मनोरंजक है। तो इसमें क्रिया विस्तार छूट गया। तो संपूर्ण रूप कौन सा वाक्य है? चौथा, कि जिसमें कर्ता है
नरेश जो तारा का भाई है, दूसरा वो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, और वो कैसे पढ़ रहा है तो धीरे धीरे, और कर्म कौन सा है पुस्तक, और वो पुस्तक कौन सी है तो वो कहानी की। तो जिसमें कर्ता, कर्ता का विस्तार, और विधेय के अंदर क्रिया, क्रिया का विस्तार प्लस कर्म और कर्म का विस्तार, वो संपूर्ण रूप से चौथा वाक्य बताया है। ठीक है, तो देखिए अभी आगे वाक्य के प्रकार। चलिए, तो वाक्य के प्रकार हैं यहाँ पर। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर। तो चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले है विधान वाक्य। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको जो विधान वाक्य की व्याख्या है वो आपको लिखनी है, और आपको 2 उदाहरण जो अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी उदाहरण बनाकर लिख सकेंगे। चलिए, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। तो विधान वाक्य, जिस वाक्य में कार्य होने का अथवा कार्य करने का सामान्य कथन हो उसे विधान वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि सामान्य या सादा वाक्य भी आप बोल सकते हो। प्रियोदा सेवा भावी थी, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। ये विधान वाक्य यानी कि सादे सामान्य वाक्य हैं। चलो, निषेध वाक्य, तो जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो, नकारात्मक वाक्य बोल सकते हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मरना मुझे कठिन नहीं लगता, वह घर नहीं आएगा। सारे वाक्य नकारात्मक हैं। चलिए, प्रश्नवाचक, तो यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो जैसे उदाहरण है, इस नगरी का राजा कौन है, राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इसकी बकरी कैसे मर गई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर पहले वाक्य में कौन, दूसरे में क्या, आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ, इस बकरी कैसे मर गई, मैं कैसे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए यहाँ जाया करते हैं। तो ये आप देखें कि ये सारे प्रश्नवाचक हैं, और दूसरा के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना उचित और उपयोगी और आवश्यक है। चलिए, फिर देखिए विस्मयवादी वाचक वाक्य। विस्मयवादी वाचक वाक्य जिसमें आश्चर्य, यदि वाक्य में विस्मय, जिससे आप आके सुनकर बड़ी हो जाए, शौक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो, उसे विस्मयवादी वाक्य कहा जाता है। अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, देखो यहाँ पर चिन्ह लगाया है, जो उसे हम बोलेंगे विस्मयवादक चिन्ह या उद्गार चिन्ह। चलिए, दूसरा वाक्य, ओ यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य होंगे। तो इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्ति हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मंगलमय होने की एक इच्छा है यहाँ पर, या उनकी शुभकामना है। गुरु जी आ जाएं तो अच्छा हो, तो ये एक आपकी इच्छा है। ठीक है, ये आप ऐसी आशा भी करते हो। भगवान करे तुम सफल हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तुम्हारी इच्छा है, एक आशीर्वचन है। जा, तुझे नरक में भी जगह न मिले, यहाँ पर क्या दिया गया है, श्राप। तो यहाँ पर सभी की इच्छा और उनके विचार, शुभकामनाएं, अभिशाप, यह सब व्यक्त हो रहा है, तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। चलिए देखिए फिर संदेहवाचक, जिसमें कोई भी स्पष्ट भावना समझ में नहीं आती है, संभावना हो सकती है। चलिए, जैसे जिस वाक्य को किसी कार्य में होने का संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि संभवतः आज वर्षा होगी, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, अब तक वह सो गया होगा। फिर देखिए संकेतवाचक, जिस वाक्य में ऐसा जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संदेह दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, यानी कि देखिए
यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर, अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ऐसा। तो जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, सफलता मिलने के लिए परिश्रम आवश्यक है। तो यहाँ पर सफलता परिश्रम पर आधारित है। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर अच्छी फसल वर्षा पे आधारित है। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। यहाँ पर हमारा घूमना फिरना मौसम पे आधारित है। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए 8वां, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। फिर देखिए, बिस्ती को निकालो, कसाई को ले आओ। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तुम जा सकते हो, तुम्हें अनुमति दी जा रही है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ मत बैठो, एक निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 3। सरल या साधारण वाक्य, तो जैसे कि है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि पिताजी पार्क में बैठे हैं, विधान में पिताजी हैं, उद्देश्य है कि वो पार्क में बैठे हैं। ठीक है, जो विधेय दर्शाता है। तो सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता का विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। चलो, जैसे उदाहरण दिया है, भार्गव ने पढ़ा, भार्गव पढ़ रहा है। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, जिसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, चलिए संयुक्त वाक्य है कि जिस वाक्य में 2 उपवाक्य किसी भी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। ठीक है, वाक्य में 2 उपवाक्य हैं एवं और समुच्चय बोधक अव्यय की जो 2 वाक्य को जोड़ता है। अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने भी उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। आपको सत्य वचन बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। तुम नहीं जा सकते तो बेटे को भेज दो। साल भर का खाता बंद करना है अतः वितरण शीघ्र भेजिए। तो पहले वाक्य में और, दूसरे में परंतु, तीसरे में तो और चौथे में अतः, ये 2 वाक्य को जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाए तो जैसे कि दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले तो चले जाएंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया। यहाँ पर देखिए पर ये शब्द क्या कर दिया, उनको साइलेंट कर दिया गया है, लोप कर दिया है, उनको कट कर दिया गया है। काम किया है, पैसा तो लूँगा ही। चलिए फिर मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों में से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। उनमें से कोई उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। चलो, जैसे कि मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। देखो, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। हिरण की एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलांचों भरता है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा हुआ, अंधेरा भागा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य जो है पूर्ण होता है वाक्य के प्रकार। तो आपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाक्य जाने हैं। तो आपको नीचे जो स्वाध्याय दिया है वो आपको स्वयं करना है। जहाँ ज़रूरत पड़े तो आपको ऊपर की वीडियो को वापस से रिवर्स करके वापस से देखना है, समझना है और स्वाध्याय खुद से करना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।